अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने एडिमा स्टार्ट किया था और एडिमा में हमने इंट्रोडक्शन टू एडिमा और इंट्रासेलुलर एडिमा पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल एडिमा। जो कॉमनली वर्ड एडिमा यूज़ किया जाता है तो वो इसी इंटरस्टिशियल एडिमा के लिए यूज़ किया जाता है। क्लिनिकली जितने भी एडिमेटिस पेशेंट आते हैं एडिमा के साथ आते हैं तो वो बेसिकली हम कंसिडर करते हैं एज इंटरस्टिशियल एडिमा। तो आज हम पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल एडिमा के बारे में। इंटरस्टिशियल एडिमा को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस या फिर व्हाट इज़ मीन बाय स्टार्लिंग फोर्सेस। हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस को हम स्टार्लिंग फोर्सेस भी कहते हैं। स्टार्लिंग फोर्सेस का मतलब क्या है? अगर हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस या स्टार्लिंग फोर्सेस में कोई भी अल्ट्रेशन आती है, अप एंड डाउन आता है, तो उससे एडिमा जो इंटरस्टिशियल एडिमा है वो होता है। तो स्टार्लिंग फोर्सेस का मतलब क्या है कि ये नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कैपिलरी वास्कुलेचर है, ये कैपिलरी है और ये टिश्यू है। आपको पता है कि कैपिलरी के लेवल पे ही टिश्यू को फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब जैसे ही ये आर्टीरियल साइड पे ब्लड आ जाता है इनटू कैपिलरी सिस्टम। अब कैपिलरी सिस्टम के दो साइड होते हैं, एक आर्टीरियल साइड होता है, एक वीनस साइड होता है। तो जैसे ही ब्लड इंटर कर जाता है इन आर्टीरियल सिस्टम, जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लड इंटर कर गया है इन आर्टीरियल सिस्टम। तो आर्टीरियल कैपिलरी सिस्टम में जैसे ही ब्लड इंटर कर जाता है तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है प्लाज्मा में। एक तो फ्लूइड होता है, एक क्या होता है? फ्लूइड होता है प्लाज्मा में, और दूसरा प्लाज्मा के कंटेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गए एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। तो जो फ्लूइड होता है उसने एक प्रेशर क्रिएट किया होता है विद इन द वास्कुलर सिस्टम एंड दैट फ्लूइड का एंड दैट प्रेशर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एचपी मीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो एच पी मीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि फ्लूइड का प्रेशर होता है। एक और प्रेशर होता है दैट इज COP, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये दो किस्म के प्रेशर होते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और एक कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है फ्लूइड का प्रेशर एंड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है फ्लूइड में जो प्रोटीन्स होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसने कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया होता है, बरकरार करके रखा होता है, एंड दैट इज़ एल्ब्यूमिन, ठीक है। और एंड अदर जो क्रिस्टलाइड्स कंटेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उसने क्रिस्टलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये दो किस्म के प्रेशर होते हैं विद इन द ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या होता है कि ये जब भी डोमिनेंट होगा तो इसका काम होगा कि ये फ्लूइड को पुश करेगा इनटू टिश्यू। अब जैसे ही ब्लड यहाँ पे आ चुका है तो ब्लड में जो प्लाज्मा होगा उसमें जो कंटेंट होंगे वो सारे के सारे इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़रिए पुश होंगे इनटू टिश्यू। और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होगा कि ये जब भी डोमिनेंट होगा तो ये सक करेगा फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू टूवर्ड वास्कुलेचर। जब ये डोमिनेंट होगा तो टिश्यू की तरफ ब्लड जो है या फ्लूइड जो है वो परफ्यूज होगा, जब ये डोमिनेंट होगा तो टिश्यू से फ्लूइड जो है वो सक होगा, ठीक। अब जैसे ही ब्लड जो है वो इंटर कर जाता है कैपिलरी सिस्टम में। अब कैपिलरी सिस्टम में, टिश्यू की कैपिलरी सिस्टम में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है नॉर्मली 35 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 35 mm ऑफ Hg। एंड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ले ले तो वो 35 है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ले ले तो वो कितना है? 25 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग नेट डिफरेंस देखें इन दोनों का तो 35 इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड कोलाइड इज़ 25, तो इज इक्वल टू 10। तो 10 नेट डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, और 10 डोमिनेंट है HB। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 10 mm ऑफ Hg डोमिनेंट है ऑन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब भी ये डोमिनेंट होगा तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा जैसे ही ब्लड इंटर करेगा इनटू कैपिलरी सिस्टम। तो जैसे ही आर्टीरियल साइड ऑफ कैपिलरी सिस्टम में ब्लड इंटर हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज कम्पेयर टू कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेंट है, तो यहाँ पे हमेशा फंक्शन किसका परफॉर्म होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फंक्शन क्या है कि वो फ्लूइड को, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है इनटू टिश्यू। तो टिश्यू की तरफ सारा का सारा जो फ्लूइड है जिसमें जो कंटेंट होते हैं नॉर्मल ग्लूकोज एंड अदर ऑक्सीजन कंटेंट, जितने भी डिज़ायरेबल कंटेंट होते हैं जो कि टिश्यू को मिलने चाहिए, वो सारे के सारे परफ्यूज हो जाएंगे इनटू टिश्यू।
अब जैसे ही ये सारे के सारे कंटेंट परफ्यूज़ हो जाते हैं विद वाटर, H2O भी इसके साथ क्या हो जाता है, परफ्यूज़ हो जाता है। अब जैसे ही ये फ्लूइड जो है वो परफ्यूज़ हो जाता है अंडर द डोमिनेंसी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये सारा का सारा फ्लूइड एंड कंटेंट आ जाता है टिश्यू को। टिश्यू वो सारी चीज़ें यूज़ कर लेता है, टिश्यू क्या कर लेता है, वो सारी चीज़ें यूज़ कर लेता है। अब जैसे ही टिश्यू ये सारी चीज़ें यूज़ कर लेता है तो ये फ्लूइड तो मूव करेगा, तो ये फ्लूइड आ जाता है वीनस साइड ऑफ कैपिलरी सिस्टम पे। अब यहाँ पे पहले फ्लूइड था ज़्यादा जिसने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट किया था 35, अब उसके बेस पे सारा का सारा फ्लूइड परफ्यूज़ हो गया इनटू टिश्यू। अब यहाँ पे जब ये फ्लूइड ट्रांसफ़र होगा इनटू वीनस कैपिलरी सिस्टम, तो यहाँ पे वो फ्लूइड का जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही वो फ्लूइड का कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्लूइड के कंटेंट के कम होने की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रह जाता है दैट इज़ 15 mm ऑफ Hg। लेकिन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही रहेगा, जितने के आर्टीरियल साइड ऑफ कैपिलरी सिस्टम पे था वो था 25 mm ऑफ Hg। अब ये रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड परफ्यूज़ हो जाता है इनटू टिश्यू। ये रिड्यूस क्यों नहीं होता, क्योंकि कैपिलरी वास्कुलेचर जो कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल नहीं होती आपके प्रोटीन्स के लिए, अल्ब्यूमिन्स के लिए। मैंने क्या कहा था कि ये किस वजह से बरकरार है, यहाँ पे जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज़ ड्यू टू प्रोटीन, द मेन प्रोटीन इज़ अल्ब्यूमिन। अब कैपिलरी सिस्टम जो परमिएबिलिटी है वो प्रोटीन्स के लिए नहीं है, तो यहाँ पे प्रोटीन परफ्यूज़ नहीं होते। अगर होते भी हैं तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं लेकिन वो ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइड यहाँ पे मूव करता है तो फ्लूइड की रिडक्शन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस नहीं होता, तो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही रहता है। अब यहाँ पे अगेन वीनस साइड ऑफ कैपिलरी सिस्टम पे देखें तो क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 15 है एंड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 25। तो यहाँ पे अगेन नेट डिफरेंस जो आ रहा है वो 10 है, ठीक है। 10 mm ऑफ Hg डोमिनेंट है कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर एज कम्पेयर टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ पे कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 10 mm ऑफ Hg डोमिनेंट आ रहा है, तो 10 mm ऑफ Hg पे ये क्या करेगा, ये अपनी डोमिनेंसी शो करेगा और क्या सक करेगा, टिश्यू से फ्लूइड जो है वो सारा का सारा सक हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टीरियल साइड पे जैसे ही, आर्टीरियल कैपिलरी साइड पे जैसे ही ब्लड इंटर कर जाता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के डोमिनेंट होने की वजह से टिश्यू को फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स परफ्यूज़ हो जाते हैं। वीनस साइड ऑफ कैपिलरी पे जैसे ही वो फ्लूइड चला जाता है तो फ्लूइड की रिडक्शन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, लेकिन प्रोटीन परफ्यूज़ नहीं होते ऑन आर्टीरियल कैपिलरी साइड, तो सेम कंटेंट के साथ प्रोटीन यहाँ पे आ जाते हैं जिसकी वजह से कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस नहीं होता। तो वीनस साइड ऑफ कैपिलरी सिस्टम पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो टिश्यू से सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है एंड फ्लूइड है विद इन द फ्लूइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सक कर लेता है और कैपिलरी वास्कुलेचर में वीनस साइड ऑफ कैपिलरी सिस्टम में लेके आ जाता है और वो फिर वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना क्यूब्स में ड्रेन होके आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट पे चला जाता है। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये क्या है, ये जो प्रेशर्स ने यहाँ पे टिश्यू को परफ्यूज़ किया है फ्लूइड एंड टिश्यू से प्रेशर्स के चेंजेस की वजह से टिश्यू से सारा फ्लूइड जो है वो दोबारा सक हो चुका है। तो दीज फोर्सेस जो कि पुश करता है एंड सक करता है, तो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस या फिर स्टार्लिंग फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस कहते हैं। अब हमने क्या कहा था कि व्हाट इज़ मीन बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि टिश्यू के बीच पाया जाता है। अब जैसे ही वास्कुलर सिस्टम से फ्लूइड जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो टिश्यू के सेल के बीच जाएगा एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है टिश्यू से कैपिलरी सिस्टम से ब्लड परफ्यूज़ हुआ है, फ्लूइड परफ्यूज़ हुआ है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ही दोबारा ये सक हुआ है जो वेस्ट कंटेंट है एंड जो फ्लूइड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग मैकेनिज़्म समझे तो जो पुशिंग मैकेनिज़्म है, पुश, जब भी आप कोई चीज़ पुश करते हैं तो वो फोर्सफुली होता है, वो ज़्यादा होता है। जब भी आप कोई चीज़ सक करते हैं तो वो आप लोग प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे लेकिन वो चीज़ सक या फिर आप लोग जब पुल करेंगे तो वो काफ़ी कम होगा, उस पर इफ़ेक्ट आपका कम आएगा।
ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोग ले लें तो अगर आप एक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो जब आप पुश करेंगे तो कुछ फोर्स आप लगाएंगे, कुछ वो खुद मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप लोग गाड़ी को क्या करेंगे, खींचेंगे, पुल करेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा अनटिल अनलेस जब आप उस गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक ना लेके आएँ, आप लोग प्रेशर छोड़ेंगे नहीं, प्रेशर उसी लेवल पे मेंटेन रखेंगे आप लोग। तो पुशिंग के वक्त जब टिश्यू को फ्लूइड परफ्यूज़ होता है तो उस वक्त 10 mm ऑफ Hg पे फ्लूइड टूथिक से परफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन जब वो सक होता है फ्रॉम टिश्यू तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो यहाँ पे रह जाता है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे रह जाता है। एंड कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स जो हैं ड्यूरिंग पुशिंग, अगर नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोटीन यहाँ पे पुश हो जाते हैं ड्यूरिंग सक्शन के वक्त, वो दोबारा रीपरफ्यूज़ नहीं होते, वो दोबारा ब्लड में नहीं आते। तो इट्स मीन कि जब भी नॉर्मल परफ्यूजन एंड रीपरफ्यूजन या सक्शन होती है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फिजियोलॉजिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड एंड प्रोटीन्स रहते हैं, रह जाते हैं एक्सेसिवली। सेकेंड, जब टिश्यू को आप लोग सारी चीज़ें परफ्यूज़ कर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। टिश्यू वो सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर लेता है। जैसे ही वो टिश्यू सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर लेता है तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि दो चीज़ें बनती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा H2O। तो यहाँ पे ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म भी फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। अगर ये फ्लूइड प्रोड्यूस होता है और ये यहाँ पे जमा होता रह जाए तो ये यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब किसी भी रीज़न की वजह से अगर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एक्सेस हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए या फिर ज़्यादा परफ्यूज़ हो जाए तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफा आएगा, या फिर रीपरफ्यूज़ ना हो तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफा होगा, या फिर ड्यूरिंग ये जो माइनर अमाउंट में रीपरफ्यूज़ हो रहा था और ये यहाँ पे रुक जाए तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफा होगा। तो इसके लिए तो ये मैकेनिज़्म है। लेकिन ये जो नॉर्मल अमाउंट में ड्यूरिंग सक्शन जब माइनर अमाउंट में यहाँ पे फ्लूइड रह जाता है या ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म यहाँ पे फ्लूइड प्रोड्यूस होता रहता है एंड प्रोटीन जो यहाँ पे रह जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए, यहाँ से ड्रेन करने के लिए अल्लाह ताला ने लिम्फेटिक सिस्टम बनाया है जो कि कैपिलरी सिस्टम के साथ टिश्यू में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो जो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर प्लस जो प्रोटीन यहाँ पे परफ्यूज़ हो जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ना रहें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफा ना करें, तो इसको ड्रेन करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, लिम्फेटिक सिस्टम बनाया है। अब ये सारी चीज़ें, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो वाटर्स होता है, ये सारे के सारे ड्रेन हो जाता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम के ज़रिए वो चला जाता है इनटू वीनस साइड एंड आपके फिर आर्टीरियल साइड में ऐसे ड्रेन हो जाता है। और आप लोगों का जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो दोबारा जब आता है, परफ्यूज़ होता है, तो वो उसी अमाउंट के साथ आता है जिसके साथ फर्स्ट टाइम आया था। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल परफ्यूजन एंड रीपरफ्यूजन एंड ड्रेनेज सिस्टम है ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एंड बिटवीन कैपिलरी सिस्टम का। अब मैंने क्या कहा कि अगर इसमें किसी भी चीज़ में ख़राबी आ जाए जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्सेस हो, जिसकी वजह से नॉर्मल जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, तो दैट लीड टू इंटरस्टिशियल एडिमा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा होता है? तो 4 बेसिक रीज़न है। फर्स्ट, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सेकेंड, डिक्रीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी एंड द लास्ट वन इज़ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा होता है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब नॉर्मली हमने क्या कहा कि जैसे ही फ्लूइड इंटर कर जाता है इनटू कैपिलरी सिस्टम, तो कैपिलरी सिस्टम का जो आर्टीरियल साइड है, फॉर एग्जांपल ये क्या ले लें, ये आर्टीरियल साइड है, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल फिजियोलॉजिकली कितना होता है, 35। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कितना, 25। अब अगर किसी वजह से यहाँ पे ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये कहाँ तक चला जाए, ये चला जाए 45 mm ऑफ Hg तक, तो इंक्रीज़ हुआ, ये क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे 45 mm ऑफ Hg, लेकिन प्रोटीन के कंटेंट सेम ही रखें आप लोग। आपकी बॉडी में प्रोटीन इजाफा नहीं हुआ, आप लोग के बॉडी में सिर्फ फ्लूइड में इजाफा हुआ है जिसने प्रेशर क्रिएट किया है, क्या, 45 mm ऑफ Hg। मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं इसके लिए।
तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए 45 mm ऑफ Hg तक, लेकिन प्रोटीन के जो कंटेंट है वो सेम ही रहे, तो यहाँ पे प्रेशर है 25 mm ऑफ Hg, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 45 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे नेट डिफरेंस अगर आप लोग देखें तो 45 जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, 25 जो है कोलाइड ऑस्मोटिक, नेट डिफरेंस कितना आ रहा है 20। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली 10 mm ऑफ Hg डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 20 mm ऑफ Hg ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे परफ्यूजन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो जाएगी, परफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली कम होती है क्योंकि प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फिजियोलॉजिकली 10 mm ऑफ Hg ज़्यादा था, लेकिन अब यहाँ पे प्रेशर कितना है 20 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे जो वाटर जो टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो बहुत ही ज़्यादा होगा, H2O बहुत ही ज़्यादा परफ्यूज़ होगा। ठीक, अब जैसे ही ये वाला जो फ्लूइड है वास्कुलेचर में, इसकी परफ्यूजन तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन जैसे ही ये फ्लूइड यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि मैक्सिमम फ्लूइड जो है वो टिश्यू को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ चुका है। अब यहाँ जैसे ही ये फ्लूइड यहाँ पे, ये ब्लड यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा दैट इज़ 25 mm ऑफ Hg। लेकिन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने कहा सेम ही रहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग परफ्यूजन प्रोटीन मूव नहीं करते टिश्यू में, तो यहाँ पे ये रहेगा 25 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 25 और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 25, तो नेट डिफरेंस इन दोनों के बीच में 0 आ रहा है। कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ना ये डोमिनेंट है वीनस साइड पे, ना ही ये डोमिनेंट है, तो ना ही सक्शन का मैकेनिज़्म होगा, ना ही परफ्यूजन का मैकेनिज़्म होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अब यहाँ पे ना ही सक्शन होगी ना ही परफ्यूजन होगी, तो परफ्यूजन भी नहीं होगी एंड सक्शन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे टिश्यू को फ्लूइड तो परफ्यूज़ हो रहा है, लेकिन टिश्यू से फ्लूइड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो क्या होगा, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफा होगा कि नहीं होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफा बहुत ही ज़्यादा एक्सेस आ जाएगा एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल एडिमा। सेकेंड जो रीज़न है दैट इज़ अ डिक्रीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप लोगों के ब्लड में जो प्लाज्मा जो फ्लूइड है वो ठीक है, प्लाज्मा में एक्सेस नहीं हुआ, उसमें जो फ्लूइड की क्वांटिटी है वो एक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो प्रोटीन है दैट इज़ एल्ब्यूमिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन ही कम हो चुका है, उसमें ही डिफिसिट आ चुका है किसी भी वजह से। फॉर एग्जांपल कोई भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसकी वजह से प्रोटीन फ़िल्टर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर कोई ठीक से प्रोटीन ले नहीं रहा, माल न्यूट्रिशन है, तो उसमें भी जो है वो प्रोटीन की डिफिशिएंसी आ सकती है। तो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसी भी वजह से। तो यहाँ पे अगर आप लोग सिचुएशन देखें तो जैसे ही जो ब्लड है वो इंटर कर जाएगा इनटू आर्टीरियल कैपिलरी सिस्टम, तो आर्टीरियल कैपिलरी सिस्टम में जैसे ये इंटर कर जाएगा तो मैंने क्या कहा, फ्लूइड ठीक है, तो इसका जो प्रेशर होगा 35 mm ऑफ Hg ही होगा, लेकिन जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो चुका है, वो रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि प्रोटीन ही आपकी बॉडी में नहीं है। अब जैसे ही प्रोटीन आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे तो यहाँ पे अगर नेट डिफरेंस देखें इन दोनों का, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 35 और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है 15, तो यहाँ पे नेट डिफरेंस अगेन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन से बहुत ज़्यादा आ रहा है, 2 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मली 10 mm ऑफ Hg डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, इस कंडीशन में 20 mm ऑफ Hg ज़्यादा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज़ कम्पेयर टू कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर अगेन परफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होगी, डबल होगी, अगेन परफ्यूजन क्या होगी, डबल होगी, टिश्यू को फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा परफ्यूज़ होगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन से। लेकिन अगर यहाँ पे देखें आप लोग, जैसे ही फ्लूइड परफ्यूज़ हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे जैसे ही मूव करेगा, जो ब्लड है वो यहाँ पे मूव करेगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, कितने तक आ जाएगा, 15 mm ऑफ Hg तक। ये 15 mm ऑफ Hg है, लेकिन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे जैसे ही मूव करेगा तो प्रोटीन ठीक है मूव नहीं कर लेते, प्रोटीन परफ्यूज़ नहीं हो जाते, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है वो इतना ही रहेगा mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे अगेन इन दोनों के बीच जो नेट डिफरेंस आ रहा है 15 - 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नेट डिफरेंस कोई भी नहीं है, ना ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डोमिनेंसी है, ना ही कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेंस है। तो यहाँ पे अगेन ना ही फ्लूइड जो है वो परफ्यूज़ होगा,
ना ही फ्लूइड दोबारा सक होगा। तो इस कंडीशन में भी फ्लूइड परफ्यूज तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन फ्लूइड दोबारा सक नहीं हो रहा, तो अगेन इस कंडीशन में भी यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफा होगा। यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा एंड दैट लीड टू इंटरस्टिशियल एडिमा। तो सेकंड रीज़न जो है इंटरस्टिशियल एडिमा के दैट इज डिक्रीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड जो रीज़न है इंटरस्टिशियल एडिमा के दैट इज़ इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें जो ब्लड आता है वास्कुलेचर में उसमें प्लाज्मा भी ठीक है, इट्स मीन कि वाटर भी ठीक है, इट्स मीन कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट इज़ 35 mm ऑफ एच। यहाँ पे जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो भी ठीक है, तो दैट इज़ 25 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यहाँ पे परफ्यूजन क्या होगी, नॉर्मल होगी, क्योंकि नेट डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, फिजियोलॉजिकली ठीक आ रहा है, जितना होना चाहिए उतना ही है, 25 = 10। तो यहाँ पे जो फ्लूइड परफ्यूज होगा इनटू टिश्यू तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल अमाउंट में होगा H2 एंड अदर कंटेंट एज वेल। तो यहाँ पे जो फ्लूइड इस साइड पे आएगा तो वो कितना होगा, 15 mm ऑफ Hg, और इसमें जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कितना होगा, सेम 25 mm ऑफ Hg ही रहेगा। अब यहाँ पे अगेन नेट डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 - 15 = 10। तो यहाँ पे फ्लूइड सक भी नॉर्मल अमाउंट में होगा, सक्शन भी नॉर्मल होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आ चुका है कि सारी चीज़ें, यहाँ पे ड्रेन भी नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, आप लोग का लिम्फेटिक सिस्टम भी ठीक है, जिसकी वजह से ड्रेनेज जो है, जो ड्रेनेज है यहाँ से वो भी ठीक हो रहा है, जो एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे रह रहा है वो भी ड्रेन हो रहा है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है कि परमिएबिलिटी, जो वास्कुलर परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है किसी भी कंडीशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, इस टिश्यू के जो कैपिलरी सिस्टम है उसकी जो परमिएबिलिटी है वो हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो जब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड भी मूव करेगा, यहाँ पे प्रोटीन भी मूव्स करेंगे। तो एक्सेसिव अमाउंट में सारी जो चीज़ें हैं, जो फ्लूइड है वो क्या करेगी, वो मूव करेगी आप लोग के इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परमेबिलिटी इंक्रीजमेंट की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वाटर जो है एंड अदर कंटेंट जो है वो यहाँ पे मूव करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एकमुलेट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी एंड प्रोटीन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल एडिमा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्सेस। ठीक है, द लास्ट जो काज है दैट इज़ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। सेम इन द केस ऑफ वास्कुलर परमिएबिलिटी। यहाँ पे देखें कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल है दैट इज़ 35 mm ऑफ Hg, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल है दैट इज़ 25 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब फ्लूइड नॉर्मली परफ्यूज होगा, फ्लूइड नॉर्मली परफ्यूज होगा। ठीक है, फ्लूइड टिश्यू को फ्लूइड नॉर्मली मिलेगा, टिश्यू में मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मली होगी। अगेन यहाँ पे जो प्रेशर आर्टीरियल साइड से वीनस साइड पे आएगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो 15 mm ऑफ Hg तक रिड्यूस हो जाएगा और जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 25 ही रहेगा। अब यहाँ पे सक्शन भी नॉर्मल होगी, सक्शन भी क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि सक्शन पावरफुल नहीं होती, जो पुशिंग है, जो परफ्यूजन है वो पावरफुल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोटीन्स रह जाते हैं जो कि यहाँ पे रहने नहीं चाहिए, और वो प्रोटीन दोबारा सक्शन के मैकेनिज्म के ज़रिए रिपरफ्यूज़ नहीं होते, दोबारा वास्कुलेचर में नहीं आते। तो प्रोटीन यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट में रह जाते हैं। ऑल्दो ये प्रोटीन यहाँ पे अगर एकमुलेट होंगे तो क्या यहाँ पे ये कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, तो इसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो है ये दोबारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी वजह से ड्रेन हो जाते हैं और कैपिलरी सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, सेकंड रीज़न सक्शन तो जो है वो पावरफुल नहीं है, पुशिंग तो पावरफुल है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन नहीं, इसके साथ साथ H2O भी रहता है माइनर अमाउंट में, जो कि ड्रेन हो जाता है इनटू लिम्फेटिक सिस्टम एंड ड्रेन हो जाता है इनटू वास्कुलेचर, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है।
अब यहाँ पे थर्ड जो रीज़न मैंने बताया तो वो क्या किया कि टिश्यू नॉर्मली जो है वो ऑक्सीजन यूज़ कर लेता है, जिसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ साथ वाटर बनता है। आपको पता होगा कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकली जो टिश्यू को ऑक्सीजन है वो 250 ml मिलता है, तो उसके मुकाबले में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो 200 ml है। तो बाकी जो 50 ml ऑक्सीजन से जो चीज़ बनती है दैट इज़ वाटर, जो कि कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म के वक्त बनती रहती है। वाटर यहाँ पे एकमुलेट होता रहता है, जो कि ड्रेन होता है बाय लिम्फेटिक सिस्टम और आ जाता है इनटू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें फिजियोलॉजिकली रहती हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, अगर ये ठीक है 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ड्रेन ना हो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो ये सालों साल ड्रेन ना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफा नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफा करेगी। अगर ये ड्रेन ना हो महीने तक, 2 महीने 3 महीने तक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा होगा। और इन चीज़ों के लिए ड्रेनेज के लिए क्या सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट है, यहाँ पे ये ब्लॉक है, जब ये ब्लॉक है तो ये सारी चीज़ें ड्रेन नहीं होंगी। जब ये सारी चीज़ें ड्रेन नहीं होंगी तो ये टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ही रहेंगी, जिसकी वजह से टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो फ्लूइड है उसका जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा जो है वो काज हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नॉर्मल है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल है, वास्कुलर परमेबिलिटी नॉर्मल है, लेकिन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा हो रहा है। ठीक, तो ये सारा जो था वो था इंटरस्टिशियल एडिमा के बारे में कि व्हाट इज़ मीन बाय इंटरस्टिशियल एडिमा, और उसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल परफ्यूजन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, फ्लूइड है टिश्यू का, वो भी हमने पढ़ लिया। और उसके बाद जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन कौन से काजेज़ हैं जो कि इंटरस्टिशियल एडिमा काज करते हैं, तो वो भी हमने पढ़ लिए। होपफुली इस लेक्चर से आपको इंटरस्टिशियल एडिमा की समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।